नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। सुरक्षा में चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी जांचों पर लगाई रोक, 4 सदस्यों की कमेटी बनाई। हरिद्वार की धर्म संसद मामले में आपराधिक कार्रवाई की मांग, सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। ट्रैक गैंग से महिला, मुसलमान, दलित निशाने पर भारत में उभर रहा कट्टरपंथ। समाजवादी में शामिल होने की होड़, बीजेपी कांग्रेस के विधायक होंगे शामिल। और योगी ने 80 बनाम 20 बोलकर बीजेपी का एजेंडा बताया, पार्टी दे रही है सफाई। शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से और वो खबर जुड़ी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के चूक मामले में। अगर आपको ध्यान हो तो ये जो पूरा मामला था ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। एक दिन सुनवाई हो चुकी थी और आज उस सुनवाई को जारी रखना था। इसके पहले जो हुआ था उसमें ये कहा गया था कि जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हैं उनको सारे जो दस्तावेज हैं वो सुरक्षित रखने होंगे और उसमें एनआईए भी जांच में शामिल होएगा और साथ में जो डीजीपी हैं चंडीगढ़ के वो शामिल होंगे। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो केंद्र ने जो दलीलें दी उससे ये लगता था कि पंजाब सरकार ही दोषी है और पंजाब की तरफ से ही गलती हुई है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये केंद्र से कहा कि आप तो पहले से ही तय कर चुके हैं तो फिर कोर्ट में आने का क्या फायदा है। उन्होंने ये बोला है, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। यानी कि जो केंद्र द्वारा गठित कमेटी थी और राज्य सरकार द्वारा कमेटी गठित थी, जिसको लेकर पिछले बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सोमवार तक कोई कार्रवाई किसी ऑफिसर के खिलाफ नहीं होगी, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो गठित कमेटीज थी उन पर रोक लगाई जाए और ये जो रिटायर्ड जज की अगुवाई में जो कमेटी बनी है ये इस पूरे मामले की जांच करेगी। अब आपको बता दें उसमें यह भी कहा है कि एक पूरा जो डिटेल्ड निर्देश है वो सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर जारी करेगा, लेकिन जो कॉम्पोजिशन ऑफ कमेटी की बात करें यानी कि कमेटी में कौन कौन रहेगा उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डीजीपी, आईजी एनआईए, रजिस्ट्रार जनरल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट और डीजीपी सिक्योरिटी, ये सारे लोग कमेटी का हिस्सा रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कम समय में ये कमेटी अपनी रिपोर्ट दे। लेकिन आपको ये बता दें कि जो पंजाब का सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले जो वकील हैं एडवोकेट डीएस पटवालिया, तो उन्होंने ये कहा कि अगर मैं दोषी हूं तो मुझे फांसी लगा दो, लेकिन मेरी अनसुनी निंदा मत करो। अब पंजाब और हरियाणा के जो ऑफिशियल्स हैं उनको एक शो कॉज नोटिस दिया गया था, उसी के संदर्भ में डीएस पटवालिया ने ये बात कही और उन्होंने कहा कि साथ में ये भी कहा कि आप बिना किसी जांच के, बिना किसी पड़ताल के आप हमें दोषी नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि पीएम की जो सुरक्षा है उसमें सेंध लगा है, उसमें चूक हुई है और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई जांच होती है तो उस जांच का दायरा क्या होना चाहिए, उस इंक्वायरी का स्कोप क्या होना चाहिए और अगर सारा डिसिप्लिनरी एक्शन आप सरकार के ऑफिसर्स के खिलाफ ले लेंगे तो फिर कोर्ट के पास क्या बचता है कहने को। उस पर तुषार मेहता ने ये कहा कि रूल्स के मुताबिक जो डीजी और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं वो जिम्मेदार हैं और कोई भी पहले से वार्निंग नहीं दी गई थी कि इस तरीके का विरोध प्रदर्शन होगा या ब्लॉकेड होगा, तो जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब सेंटर से कहा है कि जो शो कॉज नोटिस दिया गया था पंजाब ऑफिशियल्स को वो एक कॉन्ट्रडिक्टरी नोटिस है। बहरहाल अब पूरी जो एक नए तरीके से, एक नए सिरे से जो कमेटी बनाई जाएगी एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में, उसमें देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट न राज्य सरकारों की दलील से संतुष्ट था और न ही केंद्र सरकार की दलीलों से। तो एक बात साफ है कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी बनाई हुई कमेटी पर विश्वास है और वो कितनी निष्पक्षता से इन चीज़ों को करती है। लेकिन एक ये अहम कमेटी होगी क्योंकि चुनाव सिर पर है और एक ये बड़ा चुनावी मुद्दा बनता न सिर्फ पंजाब में बल्कि एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन रहा था। तो उस संदर्भ में अब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी क्या कुछ कहती है जो रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनाई जाएगी वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो ये ब्लेम गेम चल रहा था कि पंजाब इसके लिए दोषी है, इसके लिए केंद्र सरकार दोषी है, तो उसको अब लगता है कि थोड़े दिनों के लिए विराम लग गया है, क्योंकि अब जब तक ये कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं देगी तब तक ये मालूम नहीं पड़ पाएगा कि गलती किसकी थी, चूक किसके तरफ से हुई थी। ये जांच का विषय है। अब देखना ये होगा कि इसमें क्या कुछ निकल कर आता है। फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ।
खबर हमारी धर्म संसद जो अभी हाल में हरिद्वार में हुई थी उससे लेकर जुड़ी हुई है। अब आपको बता दें कि विदेशों में रह रहे बहुत सारे प्रवासी भारतीयों ने अपने गुस्से का इजहार किया है जिस तरीके से जहरीले बयान जो हिंदू साधु संतों ने धर्म संसद में दिए थे। और ये जो तमाम प्रवासी भारतीय हैं ये अमेरिका, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, नेदरलैंड्स, जर्मनी, ये तमाम वो हिंदू लोग हैं जिन्होंने 8 जनवरी को एक ट्विटर हैशटैग चलाया था स्टॉप इंडियन मुस्लिम जेनोसाइड, और उन्होंने गिरफ्तारी की भी मांग की है कि ये जो धर्म संसद में जहर उगलने वाले लोग थे इन्हें गिरफ्तार किया जाए। अब आपको बता दें कि इसमें कई फोरम्स हैं जैसे दलित सॉलिडारिटी फोरम, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, तो उन्होंने कहा है कि इसमें हस्तक्षेप होना चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी, क्योंकि भारत एक बहुत ही संजीदा और बहुत ही एक गंभीर समय से गुजर रहा है जहां पर इस तरीके की बातें उठ रही हैं। और कई लोगों ने तो ये भी कहा कि ये जो नरसंहार का आह्वान किया गया था ये काफ़ी कुछ जर्मनी जैसा रोड मैप है जिस समय हिटलर के समय में जैसा चीज़ें लोगों ने देखी थी। बहरहाल जो धर्म संसद का मामला है इसको लेकर ये बात सही है कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय गूंज सुनाई पड़ रही है। लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा है कि भारत के बारे में इस तरीके से लोग बातें कहें। उधर कपिल सिब्बल ने एक PIL फाइल की है धर्म संसद मामले में ही, और उन्होंने आज कोर्ट से कहा कि धर्म संसद अगर आप देखें तो उसमें जिस तरीके की नारेबाजी हो रही थी तो उससे ये लगता है कि भारत अब सत्यमेव जयते नहीं बल्कि शस्त्रमेव जयते है। और सिब्बल ने यह भी कहा कि FIR तो दर्ज की गई है लेकिन FIR दर्ज होने के बावजूद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके पहले 2 लोगों ने और पिटीशन फाइल किया था जिसमें कि जर्नलिस्ट कुर्बान अली हैं और दूसरे जस्टिस अंजना प्रकाश, तो इन लोगों ने भी इस मामले में कोर्ट से इंटरवीन करने को कहा था। तो अब उन्होंने पिटिशनर्स ने यानी कि जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आप इसमें पुलिस अथॉरिटीज को निर्देश दें ताकि वो तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो ऑब्जर्वेशन आया था उसके तहत ये काम करें। और उसमें क्या कहा था, उसमें ये कहा गया था कि मोबोक्रेसी कैन नॉट बी परमिटेड टू इनंडेट द लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि जो कानून व्यवस्था है उस पर ये जो मॉब्स आ जाते हैं और मॉब्स जिस तरीके की बातें करते हैं उन्हें इजाज़त नहीं मिल सकती है और इसे एक नया नॉर्मल नहीं बनाना चाहिए। तो काफ़ी इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय एक बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक चीज़ें हैं जो भारत के बारे में इस समय कही जा रही हैं। और क्यों? क्योंकि धर्म संसद जैसा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल एक खास समुदाय के खिलाफ जहर उगलने के लिए हो रहा है और इसमें सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई है। यति नरसिंहानंद, साध्वी अन्नपूर्णा, ये तमाम वो लोग हैं, संत कालीचरण, जिनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, बल्कि ये वो लोग हैं जो कि ये कह रहे हैं कि अब वो 17 जनवरी के आसपास पूरे देश में इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे कि इनकी गिरफ्तारी क्यों हुई है। तो आखिर इसे आप क्या कहेंगे? इसे सरकार का ढीला ढाला रवैया या फिर सरकार का मनमाना तरीका, क्योंकि सरकार खुद अपने मुंह से ये बातें नहीं कह रही है और वो बातें धर्म संसद के साधु और संत कह रहे हैं। तो आखिर सरकार इन पर लगाम क्यों नहीं कस पा रही है? क्या हिंदुत्व का वोट बैंक बीजेपी को प्यारा है इसलिए नहीं बोल रही है, या आरएसएस को बीजेपी सरकार गुस्सा नहीं कर सकती क्योंकि उनका एक ही एजेंडा है कि हिंदू राष्ट्र को बनाओ? तो उसके नजरिए से ऐसा लग रहा है कि सरकार बिल्कुल अपने जो पैर हैं वो रेंग रही है और सरकार की बिल्कुल भी मंशा नहीं है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कोई भी एक्शन लिया जाए। लेकिन इसका नतीजा क्या हो रहा है कि पूरे विश्व में इस समय भारत की थू थू हो रही है और हिंदू धर्म के लोग ही हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं और उसे पूरे विश्व में लज्जित कर रहे हैं। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। तीसरी खबर में बात करते हैं बुल्ली बाई ऐप मामले में। कल दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी की थी एक 25 साल के BCA स्टूडेंट की, यानी कि बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के स्टूडेंट की, जिसका नाम था ओमकारेश्वर ठाकुर। और ये अपने आप को पूछताछ में ये पता चला कि अपने आप को ऑनलाइन ट्रैड समूह का सदस्य बताता है। ऑनलाइन ट्रैड वो समूह है, ट्रैड यानी कि जो टेलीग्राम, रेडिट, 4chan और डिस्कॉर्ड पर जो समूह बहुत ज़्यादा सक्रिय है। ट्रैड वो भी है जो अमेरिका में जो राइट विंग ग्रुप्स बहुत ज़्यादा ऑनलाइन सक्रिय रहते हैं उन्हें ट्रैड समूह का बोला जाता है। और यहाँ पे भारत के संदर्भ में ओंकारेश्वर ठाकुर जैसे लोग अपने आप को ट्रैड महासभा का सदस्य बता रहे हैं। अब पूछताछ के दौरान ये पता चला कि जो ट्रैड के जो सदस्य हैं वो अपने आप को पारंपरिक और रूढ़िवादी समूह का मानते हैं। जाति से लेके महिला सशक्तिकरण, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिस पर उनके बहुत ही ज़्यादा दकियानूसी विचार हैं। समाज में किसी भी तरीके का बदलाव होता है तो उसकी निंदा करते हैं।
2020 में इसी ट्रैड महासभा ने मुस्लिम महिलाओं को निशाने पर डाला, और इतना ही नहीं बल्कि दलितों को, महिलाओं को, सबको निशाने पर ये लोग रख रहे हैं। अलग अलग तरीके की मीम्स, जैसे कि अमेरिका में हमने देखा था पेप द फ्रॉग टाइप की जो राइट विंग जो मीम्स थी, तो वो भी इन्हीं के द्वारा विकसित की गई हैं। और ये वो लोग हैं जो कि सनातन धर्म का बखान करते हैं, शास्त्रों को हर चीज से जोड़ते हैं और मनुस्मृति की वकालत करते हैं और कहते हैं कि संविधान को रिप्लेस किया जाए मनुस्मृति से। तो सवाल ये उठता है कि ये जो नफरत है, ये क्या व्यक्तिगत नफरत है या फिर एक बहुत बड़ा गिरोह है इसके पीछे, जिसकी वजह से आज भारत के जो नवयुवक हैं, नौजवान हैं, ओंकारेश्वर ठाकुर जैसे, उधर श्वेता सिंह 18 साल की लड़की जिसको गिरफ्तार किया गया, उधर जो एक दो लड़के जो और इसमें गिरफ्तार हुए हैं, उनकी उम्र 18 से लेकर 25 तक के बीच साल के जो बीच के ये लोग हैं, आखिर उनका मानसिकता उनकी कैसे बदली जा रही है, उनमें कट्टरपंथ की बीज कैसे बोए जा रहे हैं, ये उसका सीधा साधा एग्जाम्पल है। तो क्या हमारा भारत अजमल कसाब पैदा करेगा जो कि हिंदुओं का नकाब पहनकर अजमल कसाब बनेंगे? क्या हिंदू कट्टरपंथी जो सोच है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आप अपने नौजवानों को भी नहीं बख्श रहे हो और वो भी किसी के कहने पे आकर और किसी के खिलाफ भी जहर उगलने के लिए तैयार है, किसी को अपमानित करने के लिए तैयार है? तो आखिर ये सोच क्या है? ये आतंकवादी सोच है, एक मिलिटेंट सोच है, कट्टरपंथी सोच है जो समाज को गड्ढे में डाल रही है। सरकार इस पर क्या कर रही है? सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार चाहती है कि उसका पॉलिटिकल एजेंडा पूरा होगा अगर ऐसे लोग समाज में विकसित होंगे। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। बात करते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव की। ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में शामिल होने की होड़ लग गई है। उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी थे इमरान मसूद, तो उन्होंने घोषणा की है कि वो कल शायद समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे और उन्होंने आज अपने तमाम सपोर्टर्स को भी बुलाया था अपने घर पर। उन्होंने कहा कि मैं उनकी राय और मशवरा करूंगा और उन्होंने कहा कि समय समय की जरूरत है कि समाजवादी पार्टी का समर्थन किया जाए ताकि वोटों का विभाजन न हो सके और उत्तर प्रदेश के लोगों को अच्छा शासन और अच्छी सुविधाएं मिले। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि प्रियंका गांधी काफी मेहनत कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस बहुत कमजोर है। और इस समय अगर देखा जाए तो जितने भी लोग जो अपनी पार्टी से खुश नहीं है वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। और अगर आपको बता दें तो उधर अक्टूबर 2020 में सलीम शेरवानी ने ज्वाइन किया था कांग्रेस छोड़कर, उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया। अब ये भी खबर आ रही है कि बीजेपी के स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री हैं, उनके भी सपा में शामिल होने की खबरें आ रही हैं। उधर नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो कि बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे, अब वो कांग्रेस छोड़कर एसपी में जा रहे हैं। तो एक तरीके से हवा बदल रही है यूपी में और हर पर्सन इस समय समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करना चाह रहा है। आज समाजवादी पार्टी के ऑफिस में मुलायम सिंह यादव भी पहुंचे हुए थे और काफी जोर शोर से उनका स्वागत किया गया, क्योंकि अलग अलग दल कैसे समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे तो इसमें मुलायम सिंह यादव का मार्गदर्शन होना था, इसलिए आज वो पार्टी में नजर आए। लेकिन जिस तरीके से लोग पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं वो एक तरीके का संकेत है कि यूपी में हवा किधर को बह रही है। ऐसा लग रहा है कि जमीन पर लोगों का गुस्सा बीजेपी के खिलाफ नजर आ रहा है और हर व्यक्ति इस समय समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है, चाहे वो लीडर्स हो या फिर जनता की आवाज भी ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में ही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या समाजवादी पार्टी, जिस तरीके से बीजेपी सक्रिय है, जिस तरीके से बीजेपी की एक सक्रिय विचारधारा है, उसको समाजवादी पार्टी काउंटर कैसे करेगी? सिर्फ बोलने से नहीं होता कि हर व्यक्ति साइकिल की ओर भाग रहा है या हर व्यक्ति समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव ही चाहता है। सवाल ये उठता है कि बीजेपी का की जो इतनी बड़ी ताकत है उसको समाजवादी पार्टी क्या अकेले इसका मुकाबला कर पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। और जितने भी सर्वेज हुए हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी, समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर है। तो सवाल ये उठता है कि अगर आज जिस दमखम से समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार ही आएगी, तो आखिर उसका रोड मैप क्या है कि वो समाज की बीजेपी को वो कैसे काउंटर करेगी? ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब आखिरी खबर में भी बात करते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव की, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने, वैसे तो ये पुराना मंत्रा है लेकिन एक नई राग उन्होंने छेड़ दी है, 80% बनाम 20% की। एक प्राइवेट टीवी चैनल के कॉन्क्लेव में योगी आदित्यनाथ से ये सवाल पूछा गया कि आखिर ब्राह्मणों को बीजेपी क्यों वोट दे, तो उन्होंने कहा कि बात ब्राह्मण की नहीं है, ये बात उससे बहुत आगे पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश का चुनाव अब 80 बनाम 20 पर लड़ा जाएगा और इसको धार्मिक
कॉन्टेक्स्ट में एक विभाजित बयान के रूप में देखा जा रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी का जो असली मंशा है वो सामने आती है कि हिंदू बनाम मुसलमान पर ही ये चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पार्टी इस पर सफाई दे रही थी कि नहीं, 80% वो लोग हैं जो राष्ट्रवाद और सुशासन में विश्वास रखते हैं और वो लोग बीजेपी के साथ हैं, और जो 20% लोग हैं वो हैं जो क्रिमिनल्स का समर्थन करते हैं, माफिया का समर्थन करते हैं, और वो विपक्ष के हैं, वो 20% विपक्ष है। हालांकि ये बात पार्टी इस पर सफाई दे रही है, लेकिन इसको लेकर बार बार योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि इस तरीके का ध्रुवीकरण करने वाला बयान उन्होंने क्यों दिया। और सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव आयोग धर्म के आधार पर इस तरीके का बयान, वो भी तब जब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू है, आचार संहिता लागू है, तो क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव आयोग एक्शन लेगा? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि 80 बनाम 20 का मतलब है हिंदू वर्सेस मुसलमान, बाकी सारे मुद्दे पीछे छूट जाएंगे। और आपको ये भी बता दूं कि जैसे जैसे चुनाव की तारीखें पास आ रही हैं, वैसे वैसे ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा और ज्यादा प्रबल हो जाएगा। अगर 2017 की बात करें तो आपको याद होगा शमशान कब्रिस्तान की तमाम बातें हो रही थी, तो वही चीज इस समय अब यूपी में दिखेगी। हालांकि 80 बनाम 20 का जो बयान है वो एक मुख्यमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देता है, लेकिन न बोलते बोलते भी योगी आदित्यनाथ ने अपना जो असली इरादा है वो बता दिया कि वो है हिंदू बनाम मुसलमान। इस पर फीडबैक दीजिएगा और सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।